इसमें के भी दो वेरिएशन हैं, एक ये होता है प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जी, और एक होता है टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। दोनों में अंतर है, लेकिन यूपीएससी में जनरली ये नहीं पूछा जाता, ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, उसको कंफर्टेबल करने के लिए। तो ये सवाल कभी कभी कहीं कहीं किसी बोर्ड में पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली यूपीएससी में ये नहीं पूछा जाता। इंटरव्यू इज ए मेथड टू टेस्ट द पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट। तो चेयरमैन यूपीएससी के कभी नहीं बैठते इंटरव्यू में। उस साल 2 छुट्टियां थी। अब आप ये देखिए, मंडे टू फ्राइडे टोटल 5 दिन है जी। अब 5 दिन में 2 दिन छुट्टी है। अब 3 दिन के लिए आप पूरे इंडिया से लोगों को बुलाइए इंटरव्यू देने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, पीएसयू के सारे पीएसयूज के सीईओज को बुलाया उस पर्टिकुलर ईयर। अब ये तो अनयूजुअल चीज़ है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जैक्टली ये कंपोजिशन ना हो। पहली बात तो ये इन लोगों की उम्र जो है वो अक्सर 60 से 62 साल के बीच में, 60, 61, 62, बहुत रेयरली 63। तो उसमें हमारे बारे में रिकमेंडेशन जो है प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड या यूपीएससी के जो मेंबर हैं वो देते हैं कि इस आदमी को अगली बार बुलाना चाहिए कि नहीं। जब कैंडिडेट अंदर आता है, वो विश करता है, जब उसको बिठा के कंफर्टेबल करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड स्टार्ट्स, प्लीज रिमेंबर दैट, एंड ही मेक्स द कैंडिडेट कंफर्टेबल। ये पहला है। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब आपको बोल दें, मुझे बोल दें, किसी भी मेंबर को बोल दें, पूछिए, और वो ऑर्डर कभी भी चेंज हो सकता है। मैं जब इंटरव्यू में बैठता था तो मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ करता था। अब तो बहुत लोग वो पूछने लग गए हैं। मैं हमेशा कैंडिडेट से पूछता था, खड़े हो जाओ। सारे मेंबर्स चौंक जाते थे, क्या कर रहे हैं। फिर मैं उसको कहता था, हैव ए 360 डिग्री व्यू ऑफ दिस रूम। ठीक है, बैठ जाइए। आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज, इफ यू वर द ऑक्यूपेंट ऑफ दिस रूम, वो रूम तो यूपीएससी मेंबर का है ना, जो हमारे प्रेसिडेंट है। इफ यू वर द ऑक्यूपेंट ऑफ दिस रूम, हाउ विल यू रीऑर्गेनाइज दिस रूम? अब आप प्रधानमंत्री को बात करते हुए देखिए, 3 लाख की भीड़ में अलग तरह से बोलेंगे, 30,000 की भीड़ में अलग तरह से बोलेंगे, 300 की भीड़ में अलग तरह से बोलेंगे, और 3 आदमियों के बीच में अलग से बोलेंगे। तो योर कम्युनिकेशन चेंजेस विद द ऑडियंस, विद द पीपल, विद द सर्कमस्टांसेस, विद द कॉन्टेक्स्ट। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं, आज ही मेरे को किसी बच्चे ने लिख के पूछा कि मेरे मार्क्स 10th, 12th और ग्रेजुएशन के अच्छे नहीं हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली यूपीएससी की तैयारी कर लूँ, तो मेरे मार्क्स का मेरे परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कि? तो आई टोल्ड हिम कि इसका कोई मतलब नहीं होता, बिकॉज उस दिन कैसे परफॉर्म करते हो, दैट इज व्हाट मैटर्स। मेरे को एक पर्टिकुलर इंटरव्यू याद है। वो बच्चा रूरल एरिया का था, राजस्थान का था, और हिंदी में इंटरव्यू दे रहा था, और ही वाज जस्ट बीए। मैं भूलता नहीं हूँ ये इंटरव्यू। उसने इतना बढ़िया इंटरव्यू हिंदी में इतना अच्छा दिया कि अच्छे मेट्रोपॉलिटन टाउन वाले और बेस्ट कॉलेजेस वाले और बेस्ट एकेडमिक रिकॉर्ड वाले शायद उतना अच्छा इंटरव्यू नहीं दे सकते थे। तो उसको ना तो कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला, ना उसको डिसएडवांटेज मिला। ही परफॉर्म वेरी वेल, ही गॉट वेरी गुड स्कोर। वेलकम टू द स्टडी पॉडकास्ट। आज का हमारा कन्वर्सेशन बहुत ही प्रिविलेज्ड कन्वर्सेशन होने वाला है। हमारे साथ एक ऑथर हैं, एक्स प्रोफेसर हैं, यूपीएससी के बोर्ड पैनलिस्ट हैं, जिन्होंने 2003 से लेकर 2016 तक लगातार यूपीएससी सीएससी के इंटरव्यूज़ में अपनी शिरकत की है। हमारे साथ प्रोफेसर विनय नांगिया जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आप एक ऑथर भी हैं और 2 किताबें आपने लिखी हैं, मास्टर स्पीक मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया और स्मार्ट बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन। सर की किताबों पर भी बात करेंगे, आपके एक्सपीरियंसेस पर भी बात करेंगे, एकेडमिक जर्नी और यूपीएससी से जुड़े हमारे जो भी मिथ्स हैं, जो भी हमारे मन में सवाल रहते हैं अभ्यर्थियों के मन में, उनको भी पूछेंगे। स्वागत करते हैं प्रोफेसर विनय नांगिया जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल मेरा आपसे, जो जनरली आप कैंडिडेट से पूछते हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा जी। ये काफ़ी माना जाता है कि ये सवाल पूछा जाता है, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये जनरली इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है जी। और क्योंकि पिछले 45 साल से मैं हर प्रकार के इंटरव्यूज़ में बैठता हूँ, चाहे कॉरपोरेट इंटरव्यूज़ हो, चाहे स्टूडेंट का MBA का एडमिशन हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स का हो, तो ये एक बड़ा स्टैंडर्ड सवाल होता है। इसमें के भी 2 वेरिएशन हैं। एक ये होता है प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और एक होता है टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। दोनों में अंतर है, लेकिन यूपीएससी में जनरली ये नहीं पूछा जाता, ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। क्योंकि जब कैंडिडेट आता है तो नॉर्मली जो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड होते हैं, या उसको कई बार आप लोग चेयरमैन ऑफ द पैनल भी बोलते हैं,
तो वो जब कैंडिडेट आता है तो उसको कंफर्टेबल करने के लिए उसके डैफ में से उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं खुद, उसको कंफर्टेबल करने के लिए। तो यह सवाल कभी कभी कहीं कहीं किसी बोर्ड में पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली यूपीएससी में ये नहीं पूछा जाता। जी। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा इस बात को। जी, तो सर हमें सबसे पहले आप ये बताइए कि यूपीएससी इंटरव्यू जो होता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्ञान देखते हैं या पर्सनालिटी देखते हैं या क्या चेक होता है इंटरव्यू के जरिए? देखिए, ज्ञान का तो जो है नॉलेज की चेकिंग रिटन टेस्ट में हो जाती है। जी। तो पर्पस ऑफ दिस what could be called is personality test। ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, लेकिन इंटरव्यू इसमें टेक्निक की तरह से यूज की जाती है। इंटरव्यू इज ए मेथड टू टेस्ट द पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट, क्योंकि उसकी नॉलेज ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है। तो इसका बेसिक पर्पस नॉलेज टेस्टिंग नहीं है, लेकिन जब बातचीत होती है तो नॉलेज और ज्ञान ऑटोमेटिकली टेस्ट हो जाती है। और कैसी कंपोजिशन रहती है सर एक इंटरव्यू पैनल की? देखिए, ये बड़ा स्टैंडर्ड है। आप देखिए, यूपीएससी में 10 मेंबर्स होते हैं, राइट? आजकल 6 मेंबर हैं जैसे। जी। तो चेयरमैन यूपीएससी के कभी नहीं बैठते इंटरव्यू में। जी। और 6 में से इस साल का ही देख लें आप, तो 4 मेंबर के 4 बोर्ड हैं। तो जो यूपीएससी के मेंबर होते हैं, ही बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। एक वो हो गए, इसके अलावा 4 लोग और बैठते हैं अलग अलग बैकग्राउंड इंटरव्यू बोर्ड में। हम एक इंटरव्यू बोर्ड की बात कर रहे हैं। चेयरमैन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड कहलाते हैं, वो यूपीएससी मेंबर होते हैं। और 4 लोग जो और होते हैं उसमें से एक इनवेरिएबली, लगभग आप हमेशा ही मान के चलिए कि वो आईएएस ऑफिसर होते हैं, क्वाइट ऑफन जस्ट रिटायर्ड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं। जी। कभी कभी वो चीफ सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। जी। कभी कभार एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्टेट के भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट के जनरली होते हैं। वो एक पद आप समझ लीजिए वो फिक्स हो गया। जी। अच्छा। अब दूसरा जो है वो उसमें या आईपीएस ऑफिसर होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के हो सकते हैं। जी। या इंडियन रेवेन्यू सर्विस के हो सकते हैं, या कोई से भी सिविल सर्विस वाले हो सकते हैं। वो दूसरा हो गया। तो यानी कि 2 सिविल सर्वेंट्स जनरली बोर्ड में होते हैं। अब बचे 2 और, क्योंकि टोटल 4 लोग होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड के अलावा। बाकी 2 में से एक वेरी ऑफन या इंजीनियर या साइंटिस्ट होते हैं। अब वो आईआईटी से हों, एनआईटी से हों, किसी मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज से हों, या साइंटिस्ट हैं तो सीएसआईआर की किसी लैब से हों, डीआरडीओ से हों, तो ये साइंटिस्ट या इंजीनियर होते हैं। और जो लास्ट के बचे चौथे, वो अक्सर या तो लॉ के ग्रेजुएट होते हैं, या मैनेजमेंट के होते हैं, या सोशल साइंस के होते हैं। जी। तो अब जैसे मैं जाता था तो मैं मैनेजमेंट कोटा से। तो एक पर्टिकुलर बोर्ड में एक पर्टिकुलर ईयर में मैंने देखा सब एनएलयू के वाइस चांसलर बुलाए हुए थे उस पर्टिकुलर ईयर में, उस पर्टिकुलर वीक में। तो इनका कंपोजिशन हर वीक में, ये जो मैंने आपको बताया है, ये मंडे टू फ्राइडे होता है, और हर मंडे को ये चेंज हो जाता है। और सर जैसे चयन प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए सर, पहले पैनल की। जैसे आप कह रहे हैं कि 2 जो वेरिएबल मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड के, जैसे लॉ या मैनेजमेंट के आपने कहा, और 2 सेंट्रल सर्विसेज से आते हैं, तो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरीज या मैनेजमेंट के प्रोफेसर्स भी बहुत होंगे। तो सिर्फ वही मेंबर्स क्यों होते हैं? उनकी सिलेक्शन कैसे होती है? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नहीं, ये जो मैंने आपको एक बहुत ब्रॉड कैटेगराइजेशन बताया, कोई ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा ही हो। मुझको एक पर्टिकुलर ईयर का ध्यान है, उस साल 2 छुट्टियां थी। अब आप ये देखिए, मंडे टू फ्राइडे टोटल 5 दिन हैं जी। अब 5 दिन में 2 दिन छुट्टी है। अब 3 दिन के लिए आप पूरे इंडिया से लोगों को बुलाइए इंटरव्यू लेने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, पीएसयू के सारे पीएसयूज के सीईओज को बुलाया उस पर्टिकुलर ईयर। अब ये तो अनयूजुअल चीज़ है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जैक्टली ये कंपोजिशन ना हो। पहली बात तो ये, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि कैसे किसको सेलेक्ट किया जाता है, जो आपका प्रश्न था वो यह है कि जैसे जो लोग जस्ट रिटायर्ड सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी या किसी भी सर्विस से जस्ट रिटायर्ड होते हैं, उनको ये लोग प्रेफर करते हैं बुलाना। तो जैसे
आप देखेंगे कि इन लोगों की उम्र जो है वो अक्सर 60 से 62 साल के बीच में होती है। 60, 61, 62, बहुत रेयरली 63 साल। तो इनको बुलाया जाता है और ये ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी में आते हैं। अब हमें जैसे बुलाया गया, तो हमें इसलिए बुलाया गया कि हम IIT में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, इसलिए हमें बुलाया गया पहली बार। अब अगर बाद में रिपीट कैसे होते हैं वो एक अलग प्रश्न है। उसके बारे में आप पूछेंगे तो बताऊंगा। जी बिल्कुल बताइए। वो रिकमेंडेशन की जो आप बात, हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि थर्सडे को एक फॉर्म दिया जाता है हम लोगों को, हमें एडवाइजर्स कहा जाता है। जी। और थर्सडे को जो फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म जब हम भरते हैं तो उस फॉर्म में हमसे पूछा जाता है आप किसी का नाम रिकमेंड करना चाहेंगे वगैरह, और वो फॉर्म हम लोग अपने प्रेसिडेंट बोर्ड के दे देते हैं और उनसे जॉइंट सेक्रेटरी आके कलेक्ट कर लेते हैं जी। तो उसमें हमारे बारे में रिकमेंडेशन जो है प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड या यूपीएससी के जो मेंबर हैं वो देते हैं कि इस आदमी को अगली बार बुलाना चाहिए कि नहीं। तो चांस की बात है कि मेरा नाम शायद रिकमेंड होता रहा तो मुझे बुला देंगे। तो ज़्यादातर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों को एक बार या दो बार या एक दो लोग ऐसे हैं जो बहुत एमिनेंट हैं जिनको मैं जानता हूँ, एजुकेशनिस्ट, उनको मैंने 3-4 बार भी देखा है। मतलब मैं एजुकेशनिस्ट की बात कर रहा हूँ, वाइस चांसलर वगैरह रहे हुए हैं, ऐसे लोग हैं, लेकिन बहुत कम। अब ये बताइए सर कि इंटरव्यू जो है वो या पर्सनालिटी टेस्ट जिसको ऑफिशियल यूपीएससी कहता है वो कितनी देर चलता है, या इसका कोई नॉर्म है कि 1 घंटा चलेगा, 20 मिनट चलेगा, ये कैसे डिसाइड होता है कैंडिडेट के ऊपर, या कोई फिक्स टाइमलाइन होती है जो पहले से मिलती है आपको? नहीं, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, प्री डिसाइडेड है, और ये आधे घंटे का होता है। अच्छा, पर स्टूडेंट, पर स्टूडेंट, पर कैंडिडेट। स्टूडेंट वर्ड मत यूज करिए यहाँ पर। ही इज नॉट स्टूडेंट, ही इज अ कैंडिडेट। तो हाँ, 10 से 10:30 पहला, 10:30 से 11 दूसरा, इस प्रकार 10 से 1 बजे तक 3 घंटे होते हैं, तो 6 कैंडिडेट होते हैं जी। 1 से 2 लंच होता है, 2 से 5 फिर 3 घंटे में 6 कैंडिडेट होते हैं। तो एक दिन में एक बोर्ड में 12 कैंडिडेट उनका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, नंबर 1। नंबर 2, मंडे को 12 की जगह 11 होते हैं। अब मंडे को क्योंकि बोर्ड चेंज होते हैं, बोर्ड मतलब एडवाइजर चारों चेंज होते हैं, बोर्ड तो वही रहता है, तो मंडे को हम लोग को 9 बजे बुलाया जाता है, और 9 से 9:15, 9:30 तक जब लोग आते हैं, 9:30 बजे हमें कॉन्फ्रेंस रूम या बोर्ड रूम में ले जाया जाता है। तो वहाँ एक इनर टेबल होती है, एक आउटर टेबल होती है, और बाकी चेयर्स लगी होती हैं। तो एडवाइजर्स को बाकी चेयर्स जो हैं कमरे में उसमें बिठाया जाता है, और आउटर सर्किल में मेंबर्स आके बैठते हैं, यूपीएससी मेंबर, और फाइनली यूपीएससी चेयरमैन इनर मोस्ट सर्किल में आके बैठते हैं। तो वो मेंबर्स ऑफ द बोर्ड को सब लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं, बाकी सब लोगों का परिचय होता है, और वो एक अपॉर्चुनिटी होती है जब यूपीएससी चेयरमैन ब्रीफ करते हैं जितने भी एडवाइजर्स हैं कि क्या आपसे अपेक्षा की जाती है, और एडवाइजर्स आर आस्क्ड टू आस्क, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। तो ये एक्सरसाइज चलती है 10:30 बजे तक मंडे को। तो मंडे को जो पहला कैंडिडेट है वो 10:30 बजे आता है, 10 बजे नहीं आता। तो मंडे वाले दिन 11 कैंडिडेट होते हैं। अब आप आज की तारीख में लें, 4 बोर्ड चल रहे हैं, 11 × 4 44 मंडे को, और 12 × 4 48 बाकी दिन में 4 दिन, ट्यूसडे टू फ्राइडे। तो और जैसे सर कई बार कैंडिडेट्स कहते हैं कि हमारा इंटरव्यू 20 मिनट चला, 15 मिनट चला, या आधे घंटे से बहुत कम चला, या बहुत ज़्यादा चला, तो वो कैसे सिनेरियोज होते हैं? जैसे देखा गया है कि जिनका बहुत कम चलता है, 20-25 मिनट, 15 या 20 मिनट भी चलता है, वो कैंडिडेट सेलेक्टेड हो जाते हैं कई बार, या जिनका बहुत देर तक चलता है वो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में आ जाते हैं। तो क्या कोई क्राइटेरिया है कि आपका इंटरव्यू बहुत कम चला तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे? आप बुरा मत मानिएगा, आप जो कुछ कह रहे हैं सब गलत कह रहे हैं। अच्छा। ऐसा नहीं होता जी, ये धारणा है सर। आप बात सुनिए कि मैं 13 साल रहा हूँ, तो मैं जी थोड़ा बिल्कुल देखिए, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड टू सी दैट इंटरव्यू स्टार्ट्स ऑन टाइम एंड फिनिशेस ऑन टाइम। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। ओके, नाउ कैंडिडेट को आने में जो टाइम लगा, कैंडिडेट को जाने के बाद जो मार्क्स डिस्कस होते हैं उसमें जो टाइम लगा, वो टाइम खाली आप एक्सक्लूड कर दीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 25 मिनट से कम इंटरव्यू हो। तो ये जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, मैं इसको भ्रांति कहूँगा, बिल्कुल गलतफहमी कहूँगा, मिसअंडरस्टैंडिंग कहूँगा, मिसकॉन्सेप्शन कहूँगा, कभी कहीं किसी केस में ऐसा हो गया हो।
क्योंकि एक आध बार मैंने देखा, एक आध बार मतलब एक ही बार, बल्कि एक पर्टिकुलर कहना नहीं चाहिए, बट ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड हु हिमसेल्फ यूज्ड टू कम समटाइम्स 5 मिनट्स लेट। हालांकि ऐसा एक ही बार देखा जी। तो वो आप एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, लेकिन आप कहें किसी का इंटरव्यू ही 15-20 मिनट हुआ, सॉरी आई डोंट बाय इट। जी ठीक। दूसरा सर, क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनका क्या स्कोप रहता है, और क्या कोई ऐसा प्राइमरी सोर्स है जो स्टूडेंट्स को यूज़ करना चाहिए, या किसी पर्टिकुलर स्पेस को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जिसके ऊपर काम करना चाहिए? जैसा एक एग्जांपल डेफ का है, तो डेफ के क्वेश्चंस पूछे जाने की कितनी संभावना है? क्या उसी को प्रिपेयर करना चाहिए? क्या वही बाइबल है आपकी, या गीता है जो भी आप कहें उसको? देखिए, डेफ क्या है? डेफ आप जानते हैं 2 डेफ होते हैं, डेफ 1 डेफ 2। तो यहाँ हम डेफ 2 की बात कर रहे हैं, जो जिनको इंटरव्यू में बुलाया जाता है वो डेफ 2 भरते हैं, ठीक है। तो डेफ 2 में जो लिखा हुआ है उसका अब्रिज्ड वर्जन ये चारों एडवाइजर्स को दिया जाता है जी। पहले आप प्रक्रिया समझिए, फिर आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। तो इन चारों को जो मिलता है, अब्रिज्ड वर्जन मिलता है डेफ का, और फुल वर्जन और फाइल जो होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड के पास होती है। तो लाजमी बात है कि जो एडवाइजर्स हैं वो उसी में से प्रश्न पूछेंगे, नंबर 1। नंबर 2, डेफ होता क्या है? डेफ इज नथिंग बट ए CV, डेफ इज नथिंग बट ए करिकुलम वाइटे, डेफ इज नथिंग बट ए बायोडाटा। तो कैंडिडेट का नाम, किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, माता पिता का नाम, माता पिता किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ पढ़े हैं, अब ये सब चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं, हॉबीज़ क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कोई भी इंटरव्यू कभी भी कहीं पर भी हो तो उसमें CV से ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसमें तो कोई 2 राय नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी इंटरव्यू कहीं पे भी स्टार्ट होता है तो वो बेसिक फॉर्मेलिटीज से, मॉडलिटीज से स्टार्ट होता है। जैसे आप मेरठ के हैं, तो शुरुआत में उन्होंने, अच्छा आप मेरठ से आए हैं, आपको नहीं आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आप कंफर्टेबल थे, आप परेशानी तो नहीं हुई, बारिश हो रही थी, तो दैट इज़ टू मेक यू कंफर्टेबल। और मेरठ की बात शुरू की, अच्छा मेरठ किस चीज़ के लिए मशहूर है, तो आपके डेफ में मेरठ लिखा था तो मेरठ आ गया और बातचीत यहाँ से शुरू हुई। तो डेफ डेफिनेटली इज ए प्लेस यू हैव टू प्रिपेयर, देयर इज नो वे यू विल नॉट प्रिपेयर, राइट। डेफ फॉर्म में सबसे ऊपर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा हुआ। अब UPSC से भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर लिखा है 10 डिजिट का, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट के ही क्यों होते हैं, 8 के क्यों नहीं होते, 11 के क्यों नहीं हो सकते। अब ये डेफ से निकाल रहा हूँ मैं प्रश्न, बिल्कुल ठीक है। पिन कोड है, उसके ऊपर सवाल पूछ लें, किसी भी बात पे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो डेफ इज द स्टार्टिंग पॉइंट, नंबर 1। नंबर 2, खाली डेफ से नहीं होता, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स, आज डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अनाउंसमेंट कर दी और आज अखबार में आ गई। और आपको एक और जानकारी दूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, ये जो एडवाइजर्स आते हैं इनके लिए एडवाइजर्स रूम होता है UPSC की बिल्डिंग। तो ये जो एडवाइज़र आते हैं, कोई 9 बजे पहुंच जाता है, कोई 9:15, कोई 9:30, तो ये उस रूम में बैठते हैं। तो वो रूम पूरा का पूरा अखबारों से और मैगजीन से भरा पड़ा है, और इन लोगों को सबको शौक होता, आते ही सब उसको पन्ने पलटते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चंस उसमें से उस दिन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। कुछ नहीं है तो पिछले दिन वाले में से हो जाते हैं। अब जैसे 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल वर्ल्ड क्वांटम डे होता है, मान लीजिए आपका इंटरव्यू 14 अप्रैल को हो रहा है, तो उससे कैंडिडेट से पूछ सकते हैं, अगर आप IIT ग्रेजुएट हैं या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पूछ सकते हैं आज का दिन किस चीज़ के लिए फेमस है। तो आपका करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, फिर आपके कुछ जनरल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आपने कुछ समाज सेवा की है, ठीक है, अब आपसे पूछ लिया कि अच्छा आप ये बताइए NGO क्या होता है जी। अब जैसे जनरल नॉलेज क्वेश्चन, NGO क्या होता है, NGO का पंजीकरण कराना अनिवार्य है कि नहीं, अब ये पूछ लिया। दिस इज नॉट करंट अफेयर्स, दिस इज जनरल नॉलेज। इस तरह का प्रश्न हो सकता है। रैंडमली तो नहीं आएगा सर? क्यों रैंडमली ही तो आएगा, थ्रेड में अगर आएगा तो नहीं, ये आप लोगों को गलत फहमी, और ये बताया जाता है क्योंकि रैंडमली इसलिए आएगा क्योंकि एक के बाद एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब भाई मेरा नंबर 3रे नंबर पे आया, मैं एडवाइजर हूँ, और मेरे दिमाग में प्रश्न पहले से ही चल रहा था कि मैंने इनका NGO के बारे में पढ़ा है कि इन्होंने NGO में काम किया है, तो मैं NGO का क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ थ्रेड कुछ नहीं है। तो इस गलत फहमी में ना रहें कि बहुत जगह मौके पे बताया जाता है कन्वर्सेशनल होता है, वगैरह वगैरह होता है कन्वर्सेशनल, ऐसा नहीं है कि नहीं होता,
लेकिन थ्रेड की जो बात कही कोई जरूरी नहीं है थ्रेड में चलेगी हर चीज, तो इसमें बिकॉज एवरी एडवाइजर इज फ्री टू आस्क व्हाटएवर ही वांट्स। तो हम ऐसा समझे सर कि इंटरव्यू जब शुरू होगा तो आपके डेफ के किसी थ्रेड को पकड़ के शुरू होगा? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जब कैंडिडेट अंदर आता है वो विश करता है, जब उसको बिठा के कंफर्टेबल करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड स्टार्ट्स, प्लीज रिमेंबर दैट, एंड ही मेक्स द कैंडिडेट कंफर्टेबल। ये पहला है। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब आपको बोल दें, मुझे बोल दें, किसी भी मेंबर को बोल दें, पूछिए, और वो ऑर्डर कभी भी चेंज हो सकता है। तो अब आपसे कह दिया, आप मान लीजिए मैनेजमेंट के टीचर हैं, आपने बोला आपका लाइफ का विजन क्या है, अब आपने पूछ लिया, अब इसका डेफ से कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए कहीं से भी शुरू हो सकता है। और आईएएस वाले लोग जो जनरली पूछते हैं वो कन्वर्सेशनल मैनर में पूछते हैं और वो अपनी बात 3, 4, 5 सेंटेंस में बोलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं, ये उनका स्टाइल है। लेकिन टीचर हो सकता है ऐसे ना पूछे, टीचर डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, पॉइंट ब्लैंक सीधा पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट के बारे में, फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके ऑप्शनल से सवाल पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि टीचर जो है उसका दिमाग अलग तरह से चलता है, बिल्कुल आईएएस ऑफिसर का अलग तरीके से चलता है। तो सर इसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ किताबें हैं, या कोई एक प्रिपरेशन गाइड जो इंटरव्यू के लिए होती है, वो क्या आप रेकमेंड करते हैं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखिए मेरा मानना बहुत अलग है जी। और मेरा मानना ये है कि मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, मेरे बहुत स्टूडेंट ऑलरेडी बिल्कुल सर बन चुके हैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, तो उनको मैंने हमेशा ये कहा कि 4 रजिस्टर रखो। पहला रजिस्टर डेफ का होना चाहिए। पहला रजिस्टर डेफ का है, मान लीजिए मैंने फिर से उदाहरण मेरठ का लेता हूँ, मैं मेरठ में पढ़ा हूँ इसलिए बार बार मेरठ आ रहा है, तो मेरठ से हैं आप, तो मेरठ के बारे में आपसे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको आप हर पेज पे एक प्रश्न लिखने की कोशिश करें। जी। मेरठ किस लिए मशहूर है, राइट, जी, या मेरठ की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, या आपसे पूछ लिया मेरठ में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हो रही, फ्रीडम स्ट्रगल में रोल क्या है, आप उसको एक पेज पे लिखिए रजिस्टर के और उसका जवाब लिखिए, ठीक है। इस तरह के प्रश्न जितने भी डेफ से रिलेटेड हैं आपका पूरा रजिस्टर से भर जाना चाहिए जवाब से। अब ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अब ये जो जवाब आपने बनाया इसको आप कंप्यूटर पे टाइप करिए, या जो भी आपका डेस्कटॉप है, जो भी है, लैपटॉप है, उस पर आप टाइप करिए। अब उसको इम्प्रूव अपॉन करिए और उसको कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव अपॉन करिए, और आज की डेट में चैट जीपीटी से इम्प्रूव अपॉन करिए, क्योंकि आपको बेटर वर्डिंग और बेटर लैंग्वेज और टाइट सेंटेंस मिलेगी, ठीक है। और जब वो जो फाइनल क्रिस्प आंसर बने, पहली बार मैंने 15 लाइन का जवाब दिया, दूसरी बार मैंने उसको 12 में कन्वर्ट किया, तीसरी बार मैंने 8 में किया, अब वही बात मैं जो है 6 लाइन में बोल पा रहा हूँ, तो 6 लाइन का आंसर देना चाहिए बजाय मैं 12 लाइन में वही बात कहूँ। तो ये प्रैक्टिस है जो आप लगातार कर रहे हैं। डेफ का मैंने खाली एक एग्जांपल आपको मेरठ कर दिया जहां से आप आते हैं, लेकिन डेफ में बहुत क्वेश्चन है, हॉबीज है, एजुकेशन है, कॉलेज है, आपका डिसिप्लिन है जिसमें आपने पढ़ाई की है, आप इंजीनियर हो सकते हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो सकते हो, लॉ के हो सकते हो, कुछ भी। तो वो सारी तैयारियां आपके एक पर्टिकुलर रजिस्टर में होंगी। दूसरा आपका जो होगा करंट अफेयर्स का होगा। अब अमेरिका और चाइना में टैरिफ वॉर चल रहा है जी, ठीक है, ईयू परेशान है नाटो की वजह से। अब वो सारे क्वेश्चन आप दूसरे रजिस्टर में बनाइए, उनके जवाब बनाइए, ऐसे ही उनको जवाबों को आप इम्प्रूव अपॉन करते रहिए। तो आप जितनी बार उसके साथ स्ट्रगल करेंगे और जितनी टाइम उसको करेंगे तो आपके दिमाग में खांचे में फिक्स होगा, और जब फिक्स होगा तो याद होगा, तो याद होगा तो उसके आप बेटर वर्ड सब्सटीट्यूट करिए। तो तीसरा रजिस्टर जो आप बनाएंगे वो जनरल नॉलेज का बनाएंगे, जैसे माइक्रो फाइनेंस क्या होता है जी, जैसे आपका ये अभी मैंने जो आपको बताया था आपने कहा एनबीएफसी क्या होता है, ओके, जी, या एनजीओ क्या होता है। अब ये जैसे मैंने ये सारे कॉमन चीज़ें कही, तो इसका आपको ये जवाब देना आना चाहिए कि सबका ओपनिंग सेंटेंस कॉमन होगा। अब ये ट्रिक्स है। ओपनिंग सेंटेंसेस, सर माइक्रो फाइनेंस इज ए कॉन्सेप्ट, दिस इज द ओपनिंग सेंटेंस, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज ए कॉन्सेप्ट। कहीं आप एंटिटी वर्ड यूज करते हैं, आपको एंटिटी शब्द का मतलब पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट शब्द का मतलब पता होना, उसके बाद आपका आंसर स्टार्ट होगा। अब ये धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे, इवॉल्व करेंगे, ये चीजें आपको अपने आप सीखते चले जाएंगे।
प्रैक्टिस करने से। तो तीसरा रजिस्टर आपका जो है जनरल नॉलेज का। चौथा रजिस्टर होगा आपका अनयूजुअल क्वेश्चंस। आपको मेरठ का अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाए तो पहले एक हफ्ते में आप क्या करें? अगर आपको मेरठ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाए तो आपकी 3 प्रायोरिटीज क्या हो? अगर मेरठ इज अ डिवीजन, अगर आप वहाँ के डिविजनल कमिश्नर बना दिए जाए तो आप क्या करेंगे? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिविजनल कमिश्नर का काम क्या होता है, तभी तो आप बताएंगे। तो जापान was second largest economy in 1980s. Japan has become way behind China now. Right? Tell me where is the money of Japan lying? अब ये unusual question. अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन होता तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन। जापान का पैसा कहाँ पड़ा, वेल्थ कहाँ पड़ी? तो आप कैन यू एंटिसिपेट दिस क्वेश्चन और नॉट? फॉर एग्जाम्पल, मैं जब इंटरव्यू में बैठता था तो मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ करता था। अब तो बहुत लोग वो पूछने लग गए हैं। मैं हमेशा कैंडिडेट से पूछता था खड़े हो जाओ। सारे मेंबर्स चौंक जाते थे, क्या कर रहे? फिर मैं उसको कहता था हैव ए 360 डिग्री व्यू ऑफ दिस रूम। ठीक है, बैठ जाइए। Now I'm telling you the question. My question is, if you were the occupant of this room, वो रूम तो यूपीएससी मेंबर का है ना जो हमारे प्रेसिडेंट है। If you were the occupant of this room, how will you reorganize this room? खड़े हो जाइए, फिर से एक बार 360 डिग्री व्यू दीजिए, फिर बैठ के आप मेरी बात का जवाब दीजिए। अब ये क्वेश्चन मैं पूछा करता था, मेरा फेवरेट क्वेश्चन था। तो वो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता था उसको सब इलेक्ट्रिक वायर्स दिखती थी, जो सिविल इंजीनियर होता था उसको टाइल्स दिखती थी, किसी को कुछ दिखता था। कोई आदमी बहुत इंटेलिजेंटली वास्तुशास्त्र वाला होता था तो बोलता पीछे खिड़की नहीं होनी चाहिए इनके बैठने वाली जगह के, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे एक और क्वेश्चन था, बॉटनी में आपने बीएससी एमएससी की हुई है, हमें तो बॉटनी किसी को आती नहीं। तो हमने पूछ लिया, अब गमला रखा हुआ है उसमें एक पौधा लगा हुआ है, ये कौन सा पौधा है, किस जाति का प्रजाति का पौधा है? अब ये अनयूजुअल क्वेश्चंस। सो वन शुड हैव सम सेंस टू बी एबल टू आंसर सच क्वेश्चंस which may be asked out of the way, right? उसकी प्रिपरेशन के लिए आप एक अलग रजिस्टर। तो मैंने कहा ये 4 रजिस्टर बना के इस पे अगर आप लगातार वर्क करते रहें तो ये एक तरीका है प्रिपरेशन। तो ऐसे बहुत सारे और भी तरीके। जी सर, क्वेश्चन जैसा आप कह रहे थे अनयूजुअल या उस तरीके के सिचुएशनल सवाल कई पूछे जाते हैं। एक मिसकंसेप्शन ही है शायद ये भी, आप अलग अलग फोरम्स पर कुछ सवाल देखते हैं, कहते हैं कि आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए सवाल, और उसमें कोई भी रैंडम क्वेश्चन कह देंगे। जब आप जैसे यूपीएससी इंटरव्यू के लिए अपना घुसे कमरे में तो बोर्ड मेंबर आपसे या चेयरमैन जो भी आपसे कहेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड आपसे पूछेंगे कि आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आए हैं या कितने बटन आपके शर्ट में हैं, आपके लेसेस आपने राइट पहले बांधा है लेफ्ट पहले बांधा। तो ये जो अनयूजुअल अनसेटलिंग क्वेश्चंस होते हैं, पहली बात तो क्या ये पूछे जाते हैं, और दूसरा अगर पूछे जाते हैं तो इसका रीजनिंग क्या होती है इसके पीछे? क्या अनसेटल करना या कंफर्ट जोन को तोड़ना? स्टूडेंट कुछ प्रिपेयर करके आए, उसके कॉन्फिडेंस को कम करके देखते हैं कि क्या वो उतनी कॉन्फिडेंस से बात करता है, तो क्या रीजनिंग होती है अगर पूछे जाते हैं तो? ये पहली बात तो यह है कि ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़नी नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं जी, what is important is to know how to answer, not what questions are there. ये सारे मॉक इंटरव्यूज में और सब जगह जहाँ पे भी कोचिंग ट्रेनिंग होती है अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन सेंट्रिक और कंटेंट सेंट्रिक होती है। क्वेश्चन सेम हो सकता है, आंसर देने वाले का तरीका अलग हो सकता है, तो जो नंबर मिलते हैं वो आंसर के मिलते हैं, क्वेश्चन के नहीं मिलते। नंबर 1। नंबर 2, देयर इज नो स्ट्रेस टेस्टिंग। उसको अनसेटल करने का कभी प्रयास नहीं किया जाता। ये क्लियर गाइडलाइंस है यूपीएससी में। ये जो कैंडिडेट खुद नर्वस हो जाते हैं और उसका ब्लेम बोर्ड पे करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग थिंग। इट इज वेरी क्लियरली टोल्ड टू द एडवाइजर्स दैट यू विल मेक द कैंडिडेट कंफर्टेबल। स्ट्रेस इंटरव्यू नहीं होता। ये मॉक में कई जगह परेशान किया जाता है कैंडिडेट को, एक्चुअल में नहीं होता। ये दूसरा। तीसरा, सीढ़ियां कितनी चढ़ के आए, ये किया वो किया, these are not very important question. Let me tell you, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन अक्सर हर इंटरव्यू में पूछता हूँ, यहाँ यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, वैसे पूछता हूँ। जैसे टीचर्स का सिलेक्शन यूनिवर्सिटीज़ में, आईआईटी आईएम वगैरह में, तो मैं हमेशा ये पूछता हूँ, आप पिछले आधे घंटे से वेट कर रहे थे इंटरव्यू के लिए, आपके दिमाग में क्या चल रहा था मुझे बताओ। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है अगर आप नहीं बताते हो, इसका मतलब आपकी इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी डाउटफुल है, आप सच नहीं बोल रहे। राइट। दूसरा क्वेश्चन मैं अक्सर पूछता हूं,
कि टेल अस द एरिया फ्रॉम वेयर वी शुड आस्क यू क्वेश्चंस। ये मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा वैसे। नॉर्मली अब कैंडिडेट बोलता है कहीं से भी पूछ लीजिए, तो वहीं पता चल जाता है ये बेवकूफ़ आदमी है। जिस आदमी को ये है कि उसको सब कुछ आता है, इसका मतलब उस आदमी को कुछ नहीं आता। तो ये टेस्टिंग क्वेश्चंस हमने अदर देन यूपीएससी पूछे हो, लेकिन यूपीएससी में अभी जो आपने 2-3 क्वेश्चन बोले, इनका कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस नहीं। अच्छा, राइट, बिकॉज इट इज जस्ट टू नो हाउ यू थिंक। अब कोई आदमी आता है, कहीं आप कहीं जाते हैं, आप सीढ़ियां थोड़ा ना गिनते हैं कितनी सीढ़ियां आप चढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। अगर उन्होंने लेटर मोड में पूछ लिया, ये भी होता है, क्योंकि 4 वो जो एडवाइजर हैं उसमें से काफी संभावना है 4 नए हैं, हो सकता है 3 नए, हो सकता है दे में आस्क रॉन्ग क्वेश्चंस, इट हैपेंस, सो इट इज नॉट टू बी टेकन अदरवाइज। उसने पूछ लिया कितनी सीढ़ियां हैं, तो कोई नहीं बता पाए, बात खत्म हो गई। उसके लिए यू डोंट काउंट सीढ़ियां, थोड़ा गिनते रहते हो आगे चलते। और दूसरा सर के जैसे इसमें 2, हाँ ये जरूर है, आपने बटन का क्वेश्चन पूछा, हाँ, तो ये जरूर है कि ये जो बटन होते हैं शर्ट पे, लेडीज के अलग साइड पे होते हैं, जेंट्स के अलग है। अब वो पूछ ले तो बात अलग है। तो सर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, फैक्चुअल ज्यादा होता है, सिचुएशन ज्यादा गलत, ज्यादा कम का ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो सब ये तरीके तो डिपेंड करता है ना, क्योंकि वहाँ एडवाइजर का क्या मूड आ गया, क्या पूछ ले, ट्रू। ऐसा कोई कंपोजिशन नहीं है। और एक ये सर कि जैसे हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता एज ए कैंडिडेट, तो मना करना अच्छा रहता है या उसको अटेम्प्ट करना अच्छा रहता है? 100% मना करना अच्छा होता है। और यहां पर यूपीएससी पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स, प्लीज रिमेंबर। आपको नहीं पता, आप क्लियरली बोलेंगे कि सर आई नीड टू प्रिपेयर अबाउट इट, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, आई शुड हैव नोन अबाउट इट, आई नीड टू चेक अपॉन इट, या जो भी आपको इंग्लिश के अच्छे शब्दों का प्रयोग करना। उसके लिए नेगेटिव। अभी कुछ दिन पहले हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे, तो एक कैंडिडेट लगातार हर बात में आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो बोलता गया। तो आई डोंट नो तो बोला, पर इतना रूडली बोला। हाँ, देखिए यहाँ फर्क होता है, मना करने का भी तरीका, मना करने का था, ये फर्क होता है, पर्सनैलिटी यही तो पता चलती है। जी। अब एक आदमी हर बात में बोलता है आई डोंट नो, वो एक अलग तरीका है। एक आदमी दूसरा बोलता है सॉरी सर आई शुड हैव नोन अबाउट इट, बट आई विल चेक ऑन दिस। अब ये दोनों वही बात कह रहे हैं, लेकिन अंतर है, अंतर ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, ठीक है। तो ये अंतर तो है। सॉरी आपका क्वेश्चन क्या था, मैं मिस कर गया। कि मना करना अच्छा रहता है या उसको अटेम्प्ट करना अच्छा? This is very important and this is the most important question you have asked me. And in some mocks I have seen, जो लोग बैठे होते हैं वो कैंडिडेट को ये कहते हैं कि भैया जितना आता है उतना तो बता दो। हाँ, No, चुप मत हो। no, हाँ, no, here you have to be careful. देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये आपको आता है या नहीं आता, तो कुछ भी बोल देने का कोई मतलब नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, ओपिनियन बेस्ड भी नहीं कहूंगा मैं, अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको पार्ट नॉलेज है और पार्ट नॉलेज नहीं है, देन यू शुड से सर आई नो समथिंग अबाउट इट, इफ यू परमिट आई विल स्पीक इट आउट। मतलब आप कैविएट पहले लेंगे और प्रीएम्प्ट पहले करेंगे, बाद में नहीं करेंगे, बाद में तो आप फंस जाएंगे। तो अगर आपने आधा अधूरा जवाब दिया जो आपको आता है, तो इट इज डैमेजिंग, इट इज डैमेजिंग। So my answer to your question is, other than UPSC, almost everywhere, I mean let me share with you, मतलब on an average मैं हफ्ते में 2 इंटरव्यू जरूर लेता हूँ, 2 दिन, और हर इंटरव्यू में हर जगह हर कैंडिडेट उसको आता हो या ना आता हो बोलता जरूर है और बोलता चला जाता है। मतलब इट इज सो बैड एंड इट इज सो पेनफुल। I'm talking about senior positions of officers and teachers. So this is one place, this is the only place where not only you will speak less, you will speak to the point, crisp. You will be short, crisp, to the point, and the beauty of this interview is to know where to stop. In other interviews they keep on speaking and you have to stop them. Okay. तो इसलिए मेरा मानना है कि नहीं आता, एडमिट करना एक अच्छी क्वालिटी है। इट शोज ह्यूमिलिटी ऑफ ए पर्सन दैट यू नो दैट यू डोंट नो एंड यू एडमिट, सो दैट मीन्स यू आर ए जेंटलमैन। जी। और सर कई जैसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपकी आइडियोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं,
या कई ऐसे इश्यूज पर कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें आपकी इंटेग्रिटी भी टेस्ट होती है, आपका कम्युनल बायस भी टेस्ट हो जाता है कई बार। वैसे केसेस में क्या स्टैंड लेना चाहिए, और खासकर आइडियोलॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं या जो बोर्ड प्रेसिडेंट होते हैं उनकी आइडियोलॉजी से कोई फर्क पड़ता है कि जैसे मैं अगर आपकी आइडियोलॉजी के साथ इन लाइन विद नहीं हूं तो क्या मुझे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? आई विल नॉट एग्री विद योर क्वेश्चन इटसेल्फ। कम्युनल बायस नाम की कोई चीज ना वहाँ टेस्ट की जाती है, ना बताई जाती है, ना बतानी चाहिए। ओके, जो मुद्दे की बात है वो ये है, आपसे क्या अपेक्षा की जाती है एज IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर या सिविल सर्वेंट? आपसे ये अपेक्षा की जाती है, आप न्यूट्रल आदमी, ओके, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है आप सारे स्टेक होल्डर्स का पक्ष सुनेंगे, जानेंगे, और आप एक संविधान के अंतर्गत जो ठीक निर्णय लेना चाहिए वो करेंगे। तो यहाँ कम्युनल बायस नाम की चीज आती ही नहीं, Okay. नंबर 1। नंबर 2, आपने जो कहा कि उनके साथ ना एग्री करे विचारधारा के साथ बोर्ड मेंबर के, तो क्या होगा? तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि यू हैव टू टेक ए स्टैंड विच इज न्यूट्रल एज ए कैंडिडेट। आपको किसी भी प्रश्न का जो उत्तर देना है उसमें प्रोज एंड कॉन्स बताने, उसके विभिन्न पहलुओं पे प्रकाश डालना है, और वहां आपको रुक जाना। और अगर आपको फोर्स किया जाए, जो जनरली नहीं किया जाएगा, अगर आपको बहुत ज्यादा फोर्स किया जाए कि नहीं आपका ओपिनियन क्या है, तो देन यू शुड बी एबल टू से आई विल गो बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द मैटर एंड स्टॉप विद दैट। उसके बाद क्वेश्चन ही नहीं बनता उसके बाद, सर एंड दैट्स योर जॉब। ओके सर एक चीज मैंने देखी जी। कि कोई कैंडिडेट सिविल सर्विसेज की प्रोसेस प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में, प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन एक बंद कमरे में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई जो एकेडमिक पढ़ाई रही है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड, बाद में सिविल सर्विसेज में जो ह्यूमैनिटीज की 13 सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ के जब बच्चा प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करता है और मेंस में जब वो जाता है तो उसको डर होता है कि मैंने कभी फेस नहीं किया, न मैंने कभी कॉलेज टाइम पे, न मैं कभी अपनी UPSC के प्रिपरेशन में, तो वहां उस बच्चे को फेस करने में डर होता है कि मुझे कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। ऐसे में बच्चा नर्वस है या कॉन्फिडेंस में है, ऐसा आप सब कैसे बोर्ड मेंबर्स कैसे चेक कर पाते हैं बच्चे को? देखिए, जो रियलिटी में होता है बहुत रेयरली हम देखते हैं कोई लोग नर्वस होते हैं, ये मैं बता दूं आपको। ये बातों में जो आप कह रहे हैं और हम सुन रहे हैं, ये बातों में होता है, रियलिटी में बहुत कम लोग नर्वस होते हैं। मतलब ग्लास से पानी पीते हुए भी लोग मैंने बहुत कम देखे हैं। वहाँ पर ग्लास होता है, पानी होता है, कभी कभार कोई कैंडिडेट नर्वस होता है तो नेचुरली उसको कहा जाता है पानी पी लो, या खुद ही पूछ लेता है कि सर मैं पानी पी लूँ, तो वो पी लेता है, तो कोई उसमें कोई वो नहीं है। तो ये जो नर्वसनेस का है, ये क्यों नहीं होते, अब प्रश्न ये है, ये नर्वस इसलिए नहीं होते, ये इतने मॉक दे के आते हैं ये लोग। अब मॉक इंटरव्यू कोई भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 2-3 से लेके लोग 10-15 तक मॉक देते हैं, ठीक है। और मॉक देने का एक सबसे बड़ा फायदा भी यही है कि इनको एक तो एक जगह पे आधा घंटा बैठने की प्रैक्टिस हो जाती है। एक इनको ये लगता है इनके ऊपर क्वेश्चंस की बौछार हो तो ये उसको झेल लें, राइट। तीसरा, बैठने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, गलती करते हैं तो ये सब चीज़ों में इनको गाइडेंस मिलती है। कभी कभी मिस गाइडेंस भी मिलती है, पर जनरली गाइडेंस मिलती है। तो इन चीज़ों की वजह से रियलिटी में नर्वस नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, जो मॉक में भी नर्वस होते हैं, मैंने देखा वो लोग नर्वस होते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती। देखिए, और वो फर्स्ट टाइमर होते हैं, ये भी बता दो, फर्स्ट टाइमर वाले नर्वस होते हैं और जिनकी तैयारी नहीं होती वो नर्वस होते हैं। लेकिन जो लोग तैयारी करके आते हैं वो फर्स्ट टाइमर भी नर्वस नहीं होते। और तैयारी आपकी जितनी है उसके ऊपर निर्भर करेगा आपका कॉन्फिडेंस। इट हैज नथिंग टू डू विद एक्चुअल UPSC इंटरव्यू। आपने तैयारी की है, आपने मॉक फेस किए हो तो इशू होता नहीं है, एक्चुअली रियलिटी में नहीं होता जितना बोला जाता है। तो सर, जैसे इंटेग्रिटी की बात आप कर रहे थे कि कोई बायस नहीं होता, कुछ नहीं होता, इंटेग्रिटी आप चेक करते हैं, उसका पर्सपेक्टिव आप चेक करते हैं। आप कह रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, आप बता रहे थे कि पर्सपेक्टिव कैसे आप चेक करते हैं उसमें। लेकिन फिर सर कई ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जो रिसेंटली हमने लास्ट 1 ईयर में भी कुछ एग्जांपल्स देखे IAS ऑफिसर्स के भी, जो अलग अलग उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस भी अपनाई, इवन इन एग्जाम ऑल्सो, और बाद में फील्ड में जा करके भी उनका तरीका बोलने का, बात करने का, लोगों के प्रति एम्पैथी, वो सब चेंज हो जाता है सर। तो कहाँ गलती होती है जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बोर्ड मेंबर्स ऐसे कैंडिडेट को जो बाद में जा करके अपना पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देते हैं सर्विसेज के लिए? देखिए, आपकी बात में 2 पहलू हैं। एक तो यह है बाद में जो लोग बदल जाते हैं,
और ये सच है कि लाइफ के किसी भी डायमेंशन में देख लीजिए, किसी भी प्रोफेशन में देख लीजिए, बाद में लोग बदल जाते हैं। जजेस के बहुत सारे किस्से हैं, लास्ट स्टेजेस पे करप्शन हो जाता है और कहते हैं लोग मोटे पैसे ले लिए, तो दिस हैपेंस इन एवरी सर्विस। तो लोग जो बाद में बदल जाते हैं उसका कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में। अब बात आती है शुरू की। शुरू में जो आपको जो अपॉर्चुनिटी आधे घंटे की है उसको, उसकी इंटेग्रिटी चेक करने की, तो जो सबसे आसानी से चेक की जा सकती है दैट इज इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी। इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी ये होती है प्रश्न आता नहीं फिर भी बोले चले जा रहे, ठीक है, गलत बोल रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं और फंसते चले जा रहे हैं और फंसते चले जा रहे हैं, गलती नहीं मान रहे। दैट इज इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी। So to some extent you can check some kind of integrity, और या कुछ सिचुएशनल या कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन पूछ के आप थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ कॉन्टेक्चुअल बता दिया कि आपके ऊपर वाला आदमी प्रेशर डाल रहा है पैसे लेने के लिए और गलत काम करने के लिए, सीनियर ऑफिसर इज प्रेशराइजिंग यू वगैरह, उस टाइप के क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछ के आप उस टाइप का थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चेकिंग है इंटेग्रिटी या न्यूट्रलिटी, दोनों बातों को, लेकिन ये कोई फुल प्रूफ मेथड तो है नहीं। तो बाद में लोग कैसे बदल जाते हैं, क्या होता है, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसके अलावा क्या चीजें चेक होती हैं सर? एक तो आप कह रहे हैं इंटेग्रिटी, एक उसका पर्सपेक्टिव आप कह रहे हैं, उसके अलावा कौन सी चीजें आप एक कैंडिडेट में देखते हो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं कि इनमें ये चीजें देखी? उसके अलावा उसका जो बॉडी पोस्चर है, जैसे आजकल बहुत चलता है कि आप गलत बैठे हैं, आप ऐसे झुक गए हैं, बैठना, उसके जो देह भाषा है जिसको बॉडी लैंग्वेज हम कहते हैं, उसका कितना रोल है इसमें? जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट बहुत वोकल है, जोर से उसकी टोन हाई है, या कोई हैंड जेस्चर का बहुत इस्तेमाल करता है, कोई कंफर्टेबल है ऐसे करके बैठने में, तो उसका कितना फर्क पड़ता है और क्या चीजें हैं जो चेक हो रही हैं उसकी? देखिए, जो कैसे बैठे हैं और कैसे बोल रहे हैं और क्या करते हैं, इसके बारे में बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि हम लोगों को इसके मार्क्स नहीं काटने। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम इंप्रेशन तो खराब हो जाता है। हाँ, तो जब कैंडिडेट जाता है और मार्क्स डिस्कस होते हैं तो आपका थोड़ा सा उसके प्रति रवैया तो बदल जाता है। जी सही। तो इन चीज़ों का इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है कि कैसे बैठा, जोर से बोल रहा है, हैंड जेस्चर क्या है, वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि इनका असर नहीं पड़ता और नंबरों पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट, जैसे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, फौज में ऑफिसर लाइक क्वालिटी वर्ड यूज होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। OLQs की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनके कोई मार्क्स नहीं है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैं आपसे आज मिलके जा रहा हूँ, आप मेरे से कैसे बात करते हैं ये मेरे दिमाग में छाप तो पड़ेगी ही ना। जी बिल्कुल। चाहे मैं आपको कुछ कहूँ या ना कहूँ, या मेरा फ्यूचर में भी आपसे कैसा भी कंडक्ट या बिहेवियर रहे, बट आई विल नेवर फॉरगेट द वे यू हैव मेट मी फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे। तो दीज थिंग्स डू मैटर। अब आते हैं कि क्या चेक करते हैं, जो आपने पहला प्रश्न पूछा, इंटेग्रिटी के अलावा क्या चेक करते हैं और पर्सपेक्टिव आप चेक करते हैं? फर्स्ट थिंग इज इंटेग्रिटी, सेकेंड थिंग इज न्यूट्रलिटी। You don't belong to this party, you don't belong to that party, you don't belong to this community, you don't belong to that community, you don't belong to this caste, you don't belong to that caste. You have to be neutral. That's the second thing, right? Third thing, as I said, was perspective. तो perspective क्या होता है? Perspective ये होता है, आप किसी भी चीज को 360 डिग्री व्यू से देखते हैं कि नहीं। जी जी। आपकी देखने की क्षमता कितनी है? क्या आप बहुत नैरो विजन में लिप्त हैं, या आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कहीं लिखी हुई नहीं और कहीं बताई भी नहीं जाती, लेकिन मेरे हिसाब से पर्सपेक्टिव एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। इसके बाद ऑफ कोर्स जनरल नॉलेज और आपका जो करंट अफेयर्स वगैरह के बारे में, इनसे भी पर्सपेक्टिव ही पता चलता है, राइट। अब आप BCom हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज कॉमर्स, राइट, और आप मेरे को कॉमर्स नहीं बता पाते, तो मैं आपके बारे में क्या सोचूंगा, बताइए। अच्छा तो नहीं लगेगा। भले आपके पास बहुत नॉलेज हो, आप BCom भी हैं, MCom भी हैं, आपने PhD भी की हुई है, और मैंने आपसे बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज कॉमर्स, और आप उसमें ही परेशान हो गए, जो होता है। बिल्कुल होता है। स्पेशली मैं बताऊं, इंजीनियर के साथ बहुत होता है, टेक्नोलॉजी के प्रश्न पे तो बहुत ज्यादा होता है। तो ये होता है। तो अब ये चीजें हैं। अब आएंगे आप थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे, कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने उदाहरण लिया था वो सॉरी बोलने वाला, कि सॉरी भी आप कैसे बोलते हैं जी। तो कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है। अब आप प्रधानमंत्री को बात करते हुए देखिए, 3 लाख की भीड़ में अलग तरह से बोलेंगे, 30,000 की भीड़ में अलग तरह से बोलेंगे,
हाँ 300 की भीड़ में अलग तरह से बोलेंगे और 3 आदमियों के बीच में अलग से बोलेंगे, तो योर कम्युनिकेशन चेंजेस विद द ऑडियंस, विद द पीपल, विद द सर्कमस्टांसेस, विद द कॉन्टेक्स्ट। तो एक आईएएस ऑफिसर को इतने डाइवर्स ग्रुप के साथ डील करना पड़ता है, कभी मॉक के साथ डील करना पड़ेगा, कभी सबऑर्डिनेट्स के साथ, कभी नेताओं के साथ, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न, ओरल, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर कम्युनिकेशन के बाद फाइनली आता है लीडरशिप, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एवरीबडी ट्राइज टू कॉपी यू बिकॉज यू आर ए आइकॉन, पीपल लुक अप टू यू, लोग नकल करते हैं। बिल्कुल। तो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। लेकिन जो ऑर्डर मैंने बताया, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि मैं उस ऑर्डर में देखता हूँ। अब ये अलग अलग बात है, क्योंकि जितने लोग वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं सबका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ओवरऑल इंप्रेशन लगभग हर कैंडिडेट का, लगभग हर एडवाइजर या इंटरव्यूअर के माइंड में मोर और लेस सेम होता है। ये मैं आपको पूरे के साथ कभी रेयरली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, और उसमें एक दूसरे को सम्मान देते हुए मेजॉरिटी व्यू को मान लिया जाता है, कभी कभी होता है। मतलब आई वुड थिंक 90 to 95% कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं। जी सर, ड्रेस कोड क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? और कई बार इसमें मैं 2-3 चीजें मर्ज कर देता हूँ क्योंकि ये जुड़ी हुई चीजें हैं। एक तो ड्रेस कोड के बारे में बताइए कि फीमेल और मेल के लिए कैसा अच्छा रह सकता है। दूसरा, कई कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइमर जैसा आप कह रहे थे घबरा जाते हैं या उनको एंजाइटी होती है, तो उससे कैसे कोप अप करें। और इसके अलावा कई बार ह्यूमर का हम यूज करते हैं इंटरव्यूज में, तो ह्यूमर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है किसी इंटरव्यू पैनल के ऊपर? पहले तो मैं लास्ट वाला बता दूं, ह्यूमर का यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ फॉर्मल इंटरव्यू and the people sitting on the other side are evaluating you. It's a serious exercise, right? So humor is not appreciated. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप मुंह फुला के बैठ जाए या मुंह बना के बैठ जाए। You should look pleasant and decent. तो humor is not something I would recommend. I'm being very clear on it. Some people may recommend कि नहीं, हल्का फुल्का अगर मजाक हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। I don't recommend that because my experience is like that only. दूसरी बात आपने पूछी ड्रेस की, ड्रेस कोड। देखिए, मैं जब शुरू के कुछ सालों में जाता रहा तो फॉर्मल टाई, फॉर्मल सूट was a regular 100% practice. Over a period of time, मैं कहूँगा समथिंग लाइक 2014-15 से धीरे धीरे वो चीज़ खत्म होती चली गई। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी टाई का लगभग फैशन खत्म हो गया, लेकिन ओल्ड आईएएस ऑफिसर अभी भी आपको विदाउट टाई नहीं मिलेगी। जी। नाउ इट इज योर चॉइस, इफ यू हैव टू एयर ऑन द राइट साइड देन यू शुड पुट ऑन द टाई, बिकॉज पीपल ऑन द अदर साइड मे लाइक दैट। मेरे जैसे आदमी, हमने 20 साल से टाई पहनना छोड़ दिया अमेरिकन स्टाइल में, तो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आए, तो हमारा बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब काफी लोग बिना सूट के आते हैं। अगर बिना सूट के आप बिना टाई के हैं तो इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन अगर आप सूट पहन रहे हैं और टाई नहीं लगा रहे तो हो सकता है कोई मेंबर ऑफेंडेड फील करे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, कलर ऑफ द ट्राउजर्स, सूट एंड शर्ट should be decent, pleasant, right? Comfortable for the eye. Comfortable not only for the eye, it should be comfortable to yourself also. Okay. क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट, स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर होते हैं, स्पेशली जो साउथ से आते हैं, वो बेचारे पहली बार जिंदगी में सूट सिलवाते हैं, तो उनको पता नहीं है यहाँ से टाइट है या यहाँ से टाइट है, और अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो यू आर स्पॉइलिंग योर ओन इंटरव्यू। कई बार स्लीव्स लंबी हो जाती हैं, वो ओवर थोड़ा सा लगता है उसमें। So basic principles are very simple. You should dress formal, decent, simple, elegant, and the fitting should be such that you are comfortable with it. तो आपको पहले 1, 2, 3 बार उसको पहना हुआ होना चाहिए कपड़ा, ये नहीं है आप उसमें पहले कंफर्टेबल होना चाहिए। बेसिकली कंफर्टेबल, डिसेंट, एलिगेंट। That same goes good for ladies also. पहले लेडीज हमेशा कलफ लगी हुई कॉटन की साड़ी पहन के आती थी, और वो भी सफेद से लेके हल्के पीले रंग की या हल्के खाकी रंग की। तो वो जमाने अब चले गए साहब। अब लेडीज कम इन सूट्स, एंड ऑब्वियसली सूट शुड बी डिसेंट, इट शुड नॉट बी डिजाइनर सूट। तो आप फैशन परेड में तो नहीं जा रहे। सही बात। तो ज्वेलरी शुड बी मिनिमम, मेकअप शुड बी मिनिमम,
बट ये नहीं है कि पता चला आप नॉर्मल जो गले में आप नेकलेस पहन रहे हैं वही नहीं पहन के आए, या कान में अगर आप नॉर्मल टॉप्स जो लगा रहे हैं वो नहीं पहन के आए. तो इट शुड बी, see the way you will go to office is the way you should dress. It's as simple as that. कल को आप IAS ऑफिसर बनेंगे, आप DM बनेंगे, तो ऑफिस में कैसे जाएंगे, वैसे बैठो ना भाई. सर अब इसके इवैल्यूएशन पार्ट पर आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, क्या सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है या ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होता है? बोर्ड मेंबर्स कैसे मार्किंग करते हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे अभ्यर्थी अपने नंबर बढ़वा सकते हैं या कौन सी गलतियां जो करके घटवा सकते हैं? देखिए, मार्क्स जो दिए जाते हैं एक तो कंसेंसस से दिए जाते हैं. तो जब कैंडिडेट इंटरव्यू के बाद बाहर निकलता है तो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड वो बाकी लोगों से पूछते हैं क्या लगता है आपको, कैसा हुआ इंटरव्यू, और फिर पूछते हैं कैसे मार्क्स देने. तो परसेंटेज टर्म्स में हमेशा डिस्कस होता है जी. ये नहीं होता 275 में से कितने देने, ये होता है 55% देने हैं, 45 देने हैं, 52 देने हैं, या जो भी. तो इट इज डिस्कस्ड, इट इज परसेंटेज इज इम्प्लाइड, नंबर 1. नंबर 2 कंसेंसस से होता है. नंबर 3 जो मेरा एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द टाइम आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस इन ओपिनियन. ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज द सेम इम्प्रेशन एंड सेम ओपिनियन. 1-2% का कभी फर्क होगा. मान लीजिए आप 53% कह रहे हैं और मैं 51 कह रहा हूँ, तो उसको प्रेसिडेंट साहब 52 कर देंगे. इतना होता है, मतलब इतना अंडरस्टैंडेबल है. 1-2% बाय डिस्कशन ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता. ये नहीं होता कि 3 मेंबर बोल रहे हैं कि इसको 45% देना है और 2 मेंबर बोल रहे हैं इसको 65% देना है. ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा. तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी की बात नहीं है. इट इज़ बेस्ड ऑन द इम्प्रेशन the members of the board carry at the end of the interview. So obviously what is being seen in a candidate we have already discussed. हमने जो बातें पहले की हैं वही देखी जाती हैं. वही है. अच्छा, जो मेंस का स्कोर होता है सर, जैसे कई कैंडिडेट्स का बहुत अच्छा होता है, तो क्या आपके पास उस स्कोर की कॉपी कोई होती है जिससे आपको पता चले कि एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग व्यक्ति आपके सामने? नंबर 1 उसका हमारे पास क्वालिफिकेशन वगैरह का तो होता है जो डेफ में दिया हुआ है. हाँ. मेंस में उसने क्या स्कोर किया वो 4 एडवाइजर्स के पास बिल्कुल नहीं होता. प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट मे हैव और मे नॉट हैव, आई डोंट नो फॉर श्योर बिकॉज प्रेसिडेंट हैज ए फाइल which the other 4 members do not have. So I don't know. But to my understanding नहीं होता प्रेसिडेंट के पास भी, क्योंकि जो ज़्यादातर जगह इस तरह के प्रैक्टिसेस होते हैं इसको बिल्कुल स्टैंड अलोन रखा जाता है. तो मुझे जो 1-2 नॉलेजेबल लोग हैं जो इस चीज़ को मेरे से बेहतर जानते हैं, उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट के पास भी नहीं होता, लेकिन मुझको इस बारे में कोई श्योरिटी नहीं. ओके. और हम अपने बिल्कुल पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं सर. हमने मोटी मोटी सारी बातें कर ली हैं जो एक कैंडिडेट के मन में हो सकती हैं. अब हम ये पूछना चाहते हैं कि जो मॉक्स यहाँ पर हम ऑर्गेनाइज करते हैं या कुछ संस्थाएं करती हैं या जहाँ जहाँ मॉक इंटरव्यूज कैंडिडेट्स देते हैं, वो किस स्तर के होते हैं? क्या यूपीएससी के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं, या परसेंटेज वाइज जैसे आप बताते हैं वैसे बता दीजिए कि क्या उनका रेलेवेंस होता है? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं. एक तो मॉक इंटरव्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग लेवल और तरीके के होते हैं. इसमें थोड़ा सा जो मुझको ठीक नहीं लगता वो तो मॉक की तरह नहीं होते, क्योंकि नंबर ऑफ इंटरव्यूअर सिटिंग इज नॉट ऑलवेज 5. कहीं 5 बैठे होते हैं, कहीं 4 बैठे होते हैं, कभी 3 भी बैठे होते हैं, कभी 6 भी बैठे होते हैं, विच इज इनकरेक्ट. देन इट इज नॉट मॉक. नंबर 1. नंबर 2, जिस तरह की चेयर दी जाती है कैंडिडेट को वैसी वहाँ चेयर नहीं होती, तो उसका जो बैठने का पोस्चर है वो भी ठीक से एडजस्ट नहीं होता. तो ये तो पार्टली मैंने बताया कि जो मॉक में कमियां होती हैं स्ट्रक्चरल. फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो डिपेंड करता है उस दिन मॉक इंटरव्यू लेने के लिए कौन लोग बैठे और वो कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं. लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग मॉक इंटरव्यू पर्पस सर्व करते हैं अपना ब्रॉडली, क्योंकि कैंडिडेट को एक तो आधा घंटा बैठने की प्रैक्टिस होती है, कैंडिडेट को इंटरव्यू फेस करने की प्रैक्टिस होती है, कैंडिडेट को अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है कि जवाब ठीक दे रहा है नहीं दे रहा. उसको बताया जाता है तुम बहुत तेज़ बोल रहे हो या बहुत धीरे बोल रहे हो या तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आ रही या सॉरी तो ठीक से बोलो, ऐसे नहीं बोलते वगैरह. तो कुछ फ़ायदा होता है कैंडिडेट को. तो ऐसा नहीं है, आई वुड नॉट पुट इट ऑन द एक्सट्रीम साइड एज फार एज मॉक्स आर कंसर्न. कुछ फ़ायदे हैं और कुछ फ़ायदे नहीं है. जी. जी. दूसरा सर के जी बताइए. जी, मतलब
मॉक इंटरव्यू के बाद बच्चों को एक कॉन्फिडेंस हो जाता है, उनको नया नया नहीं लगता है, ऐसे होता है नहीं कि एग्जैक्टली पहली बार इंटरव्यू देने गए तो Exactly. बिल्कुल नया। एग्जैक्टली। सर एक और चीज़, जैसे अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, कई रूरल बैकग्राउंड से, अर्बन से, कई आप एक लेगेसी के साथ आते हैं, ऑफिसर्स फैमिली से आते हैं, विमेन जो आती हैं वो भी बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से आती हैं। एक ही बताइए कि कोई महिला है और रूरल बैकग्राउंड से है, कोई ऑफिसर्स लेगेसी फैमिली में उसके पीछे नहीं है, फर्स्ट जनरेशन है जो शायद कॉलेज गई होगी और बाद में यूपीएससी के इंटरव्यू में पहुंची होगी, क्या कैंडिडेट के लिए ऐसा कुछ कंसिडरेशन होता है कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कि किस लैंग्वेज से आ रहे हैं, किस फैमिली से आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा पुश करें ताकि वो रिप्रेजेंट कर सकें बेहतर तरीके से अपने सोसाइटी को, अपने आइडियाज़ को आगे जा करके ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि ट्रेनिंग में तो आप सब सिखाई देंगे उसको, तो क्या ऐसा पुश होता है? इन सब चीज़ों का कोई कंसिडरेशन नहीं होता। ओके। तो चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आए, चाहे किसी भी क्वालिफिकेशन से आए। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं, आज ही मेरे को किसी बच्चे ने लिख के पूछा कि मेरे मार्क्स 10th 12th और ग्रेजुएशन के अच्छे नहीं हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली यूपीएससी की तैयारी कर लूँ, तो मेरे मार्क्स का मेरे परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। तो आई टोल्ड हिम कि इसका कोई मतलब नहीं होता, बिकॉज दिस इज नॉट एट ऑल कंसीडर्ड। उस दिन कैसे परफॉर्म करते हो, दैट इज व्हाट मैटर्स। ओके। मेरे को एक पर्टिकुलर इंटरव्यू याद है, वो बच्चा रूरल एरिया का था, राजस्थान का था और हिंदी में इंटरव्यू दे रहा था और ही वाज जस्ट बीए, मैं भूलता नहीं हूँ ये इंटरव्यू। उसने इतना बढ़िया इंटरव्यू हिंदी में इतना अच्छा दिया कि अच्छे अच्छे मेट्रोपॉलिटन टाउन वाले और बेस्ट कॉलेजेस वाले और बेस्ट एकेडमिक रिकॉर्ड वाले शायद उतना अच्छा इंटरव्यू नहीं दे सकते थे। तो उसको ना तो कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला, ना उसको डिसएडवांटेज मिला। ही परफॉर्म वेरी वेल, ही गॉट वेरी गुड स्कोर। जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, और चाहे जेंडर का हो, चाहे रूरल अर्बन का हो, चाहे क्वालिफिकेशन का हो, इन बातों से कोई फर्क। एक लैंग्वेज हेजीमनी भी होती है ना सर, कि जैसे इंग्लिश में जो लोग इंटरव्यू देते हैं सब मानते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि कोई किस तरीके से बैठा है, किस तरीके से ड्रेस्ड अप है, उसका तो फर्क पड़ता है। तो क्या लैंग्वेज का भी पड़ता होगा, क्योंकि जो मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके दिमाग में इंग्लिश और वो कॉलोनियल माइंडसेट अभी शायद हो, क्योंकि उस टाइम के रिक्रूट्स हैं, टाई लगाते हैं आपने कहा, तो क्या लैंग्वेज का भी पड़ता है कि कोई हिंदी में बोल रहा है तो उसको सोचेंगे कि अच्छा ठीक है हिंदी में बात कर रहा है, अच्छी बात बोल रहा है, बट इंग्लिश होती तो अच्छा मजा आता है। अब आप जो मुझे से प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न मैंने माता प्रसाद जी से पूछा था जब वो चेयरमैन यूपीएससी थे। कि अगर बच्चा हिंदी इंग्लिश, बच्चा बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, कैंडिडेट अगर हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड में अगर जवाब दे तो उसके नंबर कटेंगे कि नहीं, ये मैंने पूछा था तब भी उन्होंने जवाब दिया था नहीं कटेंगे। लेकिन आपको वैसे बता दूं मैं, कुछ साल पहले तक हम लोग इंटरव्यू बोर्ड में इसका बुरा मानते थे। अगर आप इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी मीडियम में दे रहे हैं तो हिंदी में बोलेंगे। अब हमारे देश की ये हालत हो गई है कि जो इंटरव्यूअर है वो ही खुद आधी इंग्लिश आधी हिंदी में बोल रहे हैं, तो आप कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ जी। लेकिन गड़बड़ वहाँ होता है, एक दो मॉक में मैंने नोट किया कि आप IIT से हैं, आपने हिंदी मीडियम लिख दिया और जब आप मॉक दे रहे हैं तो 90% आपने जो है इंग्लिश में बोला। तो हमने पूछा भी कैंडिडेट से कि भैया जब आपने हिंदी लिखा है तो आप तो इफ बट एंड जैसे शब्द भी इंग्लिश में बोलते चले जा रहे हो, तो ये क्या बात है, 90% इंग्लिश क्यों यूज कर रहे हैं जब आपका हिंदी मीडियम है? तो उन्होंने बताया सर पिछले साल मैंने इंग्लिश में लिखा था पर मैं अनकंफर्टेबल रहा, इस बार मैंने हिंदी में लिया। तो ऐसा भी होता है, लेकिन अगेन टू आंसर योर क्वेश्चन, इस बात के नंबर अब नहीं कटते, या अब इसको बुरा नहीं माना जाता, नंबर तो पहले भी नहीं कटते थे। सर जब इंटरव्यू ओवर होता है तो उस टाइम पे जनरली प्रेसिडेंट या फिर बोर्ड मेंबर्स पूछते हैं कि आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो क्या ये कोई नॉर्म है? यूपीएससी जो पैनलिस्ट्स होते हैं क्या वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इन रिटर्न के कैसा सवाल पूछे कैंडिडेट, पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? अब ये क्वेश्चन भी उतना ही गलत है जितना आपने पहला प्रश्न पूछा था। अच्छा, ऐसा कोई नॉर्म नहीं? Tell us something about yourself or introduce yourself। एक जनरल कभी कहीं किसी बोर्ड में कोई प्रेसिडेंट अगर ऐसा कहें कैंडिडेट को कि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, तो वो एक एक्सेप्शन है, दैट इज नॉट ए नॉर्म। ओके, नाउ दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल जहां मैं इंटरव्यू लेता हूं, मेरे लिए बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन। मैं किसी भी इंटरव्यू में कहीं पर भी ये प्रश्न अवश्य पूछता हूं, स्पेशली सीनियर पोजीशंस पे।
Would you like to ask us anything, because we've been talking for last half an hour or 1 hour? Because मेरे लिए सीनियर पोजीशन में ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना इतना इंपॉर्टेंट है, उससे आदमी को पूरा नाप तौल लेते हैं आप। अब वो आदमी क्या पूछता है, मेरी वाइफ को नौकरी दोगे कि नहीं? हाउ कैन माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बी इंक्रीज दैट माई कंपनसेशन इज इंक्रीज? मतलब वो आपको तनख्वाह बढ़ाने के लिए इनडायरेक्टली बोल रहा है, या अपनी पोस्टिंग दूसरी जगह कराना चाह रहा है, राइट? या अगर मेरे मतलब का आदमी है तो मेरे से कंपनी की विजन और पॉलिसी डिस्कस करें। तो मेरे लिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूपीएससी में यह प्रश्न 99% में मेरी जानकारी में तो कभी नहीं पूछा गया जब तक मैं गया हूँ। अभी एक आध बार मेरे को लोग मिले हैं जिन्होंने कहा है कि ऐसा पूछा गया, तो एक आध किसी बोर्ड में कोई प्रेसिडेंट साहब हो सकते हैं, वो मे बी आस्किंग इट, बिकॉज नोबडी कैन स्टॉप एनी प्रेसिडेंट टू आस्क एनी क्वेश्चन, और फॉर दैट मैटर एनी एडवाइजर टू स्टॉप आस्किंग एनी क्वेश्चन। अब इसके बारे में कैंडिडेट को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इसके बारे में अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटरव्यू नहीं। तो कैंडिडेट को कैसे कंडक्ट करना चाहिए वो एक अलग बात। जी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सर हमने एक होलिस्टिक वे में कवर कर लिया इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट। एक बात छोड़ दी है, और जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग तैयारी इंटरव्यू की करते हैं, और ये मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ, उनको एक तो मेंस क्लियर करने के बाद तैयारी नहीं करनी चाहिए, उनको शुरू से करनी चाहिए, स्टार्टिंग। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पर्सपेक्टिव इंप्रूव करने की। तो अगर आपका पर्सपेक्टिव बेटर होगा तो यू विल परफॉर्म बेटर एनी टाइम एनीवेयर इन लाइफ। तो पर्सपेक्टिव कैसे इंप्रूव करें, इसके तरीके हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने से पहले या इंटरव्यू तक पहुंचने से पहले आपको आईएएस की तरह दिखना होगा। नॉट ओनली दैट, एग्जैक्टली, आपको वैसे कंडक्ट भी करना होगा, और वैसे मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे सोचना होगा, दिखने से ज्यादा सोचना होगा। आपके सोचने तो आपकी वे ऑफ थिंकिंग अगर इंप्रूव नहीं करती, और वे ऑफ थिंकिंग वही है आपकी जो इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी क्या है, आपकी न्यूट्रलिटी क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। तो मैं आपको बात करना चाहता हूँ पर्सपेक्टिव कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान के ऊपर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इज पाकिस्तान ए फेल्ड स्टेट, इज पाकिस्तान ए फेलिंग स्टेट, इज पाकिस्तान ए रोग स्टेट। बांग्लादेश के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, श्रीलंका के ऊपर पूछा जा सकता है, यानी कि बात यह है आपसे नेबर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जी। अब इंडिया जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, या हम विश्व गुरु बनेंगे तो हम 3rd लार्जेस्ट हो जाएंगे आफ्टर चाइना वगैरह, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनको तैयार करने के लिए आपको पर्सपेक्टिव इंप्रूव करना पड़ेगा। पर्सपेक्टिव इंप्रूव करने का तरीका मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि जो मैं करना चाहता हूँ और करना सजेस्ट करूँगा कैंडिडेट्स को, कि टेबल्स बनाना सीखें। तो अगर आप एक टेबल बनाते हैं जिसमें आप ऊपर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बर्मा वगैरह सब कंट्रीज़ का नाम लिख रहे हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, और उसमें पॉपुलेशन कितनी है, और उसमें जीडीपी कितनी है, पर कैपिटा जीडीपी कितनी है, फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं, इन्फ्लेशन रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है वगैरह वगैरह, वो सब पैरामीटर्स लिखें, और उनको एक टेबल को बार बार, जिसको मैं कहना चाहूंगा, आत्मसात कर लें, इंटरनलाइज कर लें। तो आपका पर्सपेक्टिव बनता है, तब आपको समझ में आता है वेयर डज श्रीलंका स्टैंड विज़ पाकिस्तान। अगर आपको ये समझ में आया कि जब पाकिस्तान बना था तो उसकी पॉपुलेशन 2.5 करोड़ थी, आज 25 करोड़ है, 10 गुना बढ़ गई जी। तब आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा पाकिस्तान का क्या है, क्योंकि आपने पॉपुलेशन के एंगल से उसको जब एनालाइज किया तब आपको समझ में आएगा श्रीलंका में इतने प्रॉब्लम होते हुए पॉपुलेशन इतनी कम है, तो उसके बहुत सारे नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं डिस्पाइट भी। सो दिस इज वन एग्जांपल। अनदर इज यू कैन टेक अमेरिका, यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया, यूके, फ्रांस, एंड अगेन पुट द नंबर्स ऑन पैरामीटर्स ऑन द अदर साइड, कौन से इंडेक्स में कौन सा कहाँ स्टैंड करता है, एचडीआई में, इसमें उसमें, और अगेन टेक ए पर्सपेक्टिव, तब रियल पिक्चर आपको पता, तब आप विश्व और इन सब चीजों के बारे में आप बात कर सकते हैं। सर एक मैंने चीज देखा है, बच्चों से मैं बात करते हुए कैंडिडेट से मैंने एक चीज सुना है, यूपीएससी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को जो उसने जीएस मेंस के 4 पेपर में बांटा है, उसमें काफी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ सवाल क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी। जैसा अभी आपने कहा कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल,
इनके एक आप ग्राफ बना लीजिए डाटा, तो उस डाटा के आधार पे आप ये कह सकते हैं कि अभी वर्तमान स्थिति क्या है पाकिस्तान की। मुझे क्या यूपीएससी सर इस बात को भी चेक करता है कैंडिडेट में, इस चीज का भी, कि बच्चे का इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ऐसा तो नहीं कि व्हाट इज बच्चा क्या है? पर्सपेक्टिव। जैसे मैं आपको बताऊं, अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा पाकिस्तान क्या फेल्ड स्टेट है? अगर आपने उत्तर में मेरे को कहा, अगर आपने उत्तर में कहा इट इज नॉट ए फेल्ड स्टेट बट इट इज ए फेलिंग स्टेट, तो मुझे पता चल गया कि इसको पता है। या आपने कहा इट इज ए फ्रेजाइल स्टेट, तो मुझे पता चल गया कि इसको पता है। अगला प्रश्न जो मैं पूछूंगा, मैं आपकी बात का जवाब दे, तो मैं अगला प्रश्न पूछूंगा, डू यू थिंक पाकिस्तान इज ए रोग स्टेट? अगला प्रश्न ये पूछूं, तो यहाँ कनेक्टिविटी है जिसको आप कन्वर्सेशन बोलते हैं। अगर वो उसका भी जवाब देता है और उसको अंतर पता है फेल्ड स्टेट और रोग स्टेट में क्या अंतर है, वो बोलता है नॉर्थ कोरिया इज ए रोग स्टेट, ईरान इज ए रोग स्टेट, तब वो अंतर बताता है दोनों का। यहां पर वो अगर बताता है तो ही सडनली स्पॉट वेरी हाई, राइट? यहां पर्सपेक्टिव भी पता चलता है, नॉलेज भी पता चलती है। यानी यूपीएससी आपके अप्रोच को चेक करता है। ऑब्वियसली, और वो ऑब्वियसली, approach क्योंकि दिस इज integrated- नॉट क्वेश्चन आंसर सेशन। जी जी, कन्वर्सेशन हैज टू बी मीनिंगफुल, पर्पसफुल। तो ये मैंने उदाहरण दिया आपको एक। जी। हाँ, आप मुझे कुछ कह रहे थे। आप आईएएस होने की इंटरनलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो मैं वहां से थोड़ा सा लेके कहूंगा। एक बहुत फेमस एक्टर हुए, अभी करंटली काम कर रहे हैं वो, और बहुत अच्छे एक्टर इंडस्ट्री में, मतलब अपने आर्ट के हिसाब से बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो उनसे एक इंटरव्यूअर ने एक बार ऐसे ही पूछा, पंकज त्रिपाठी की बात तो नहीं कर रहे? मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात अच्छा, कर रहा हूँ। ओके, एक ही जैसे है दोनों। एक ही जैसे। तो उन्होंने एक जवाब दिया था, बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उनसे किसी इंटरव्यूअर ने कहा कि अब तो आप बहुत बड़े एक्टर बन गए हैं, तो उन्होंने रोक के कहा कि मैं बड़ा एक्टर शुरू से था, मुझे काम बाद में मिलना स्टार्ट हुआ था। बहुत बड़े। तो वैसे ही कि जब आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी सीएससी की, तो आप इंटरनलाइज करके एक ऑफिसर बन जाइए, काम आपको बाद में मिल जाएगा अगर आप पढ़ लें। ठीक है, वंडरफुल, वंडरफुल स्टेटमेंट यू हैव गिवन। तो मेरे ख्याल से सर हमने ब्रॉडली सब कुछ कवर कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा आपकी किताब के बारे में बात करूंगा, मास्टर स्पीक्स मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया। ये आपने कोलैबोरेशन में लिखी है और ब्लूम्सबेरी से प्रकाशित हुई। दूसरी जो है स्मार्ट बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन, ये भी आपने सुनील अग्रवाल जी के साथ कोलैबोरेशन में लिखी है। तो पहले तो लिखने का कारण सर, कि आपने रिटायरमेंट के बाद लिखी, अपने कार्यकाल में लिखी, और क्या लेजर टाइम में आप राइटिंग करते हैं, अभी कहाँ कहाँ आप लिख रहे हैं, और भविष्य में क्या आप लिखना चाहते हैं, और इन किताबों के बारे में थोड़ा सा बताइए सर, ये किसके बारे में है? देखिए, आईआईटी और किसको रुड़की पढ़नी चाहिए? में, आईआईटी रुड़की में बिजनेस स्कूल मैंने 98 में सेटअप किया था। जी। 2011 तक मैं एचओडी था, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मैं अपनी संस्था को बनाने में ही लगा रहा। जी। सन 12 में मैंने सबैटिकल ली, और इसमें जो नाम आप देख रहे हैं, दूसरा और तीसरा नाम, ये दोनों प्रोफेसर बन गए हैं आईआईटी रुड़की में। विनय शर्मा एंड रजत अग्रवाल। हाँ, इन दोनों को मैं लेके आया था फैकल्टी में। ओके। मतलब इनके सिलेक्शन में मैं ही था, क्योंकि पहला एम्प्लॉई मैं था, पहला बिल्कुल, प्रोफेसर मैं था। यू आर मेकिंग अ टीम। हाँ, तो विनय शर्मा जी जो हैं ये क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, और लास्ट का नाम जो आप रितिका महाजन का देख रहे रितिका हैं, महाजन। दिस गर्ल केम फॉर इंटरव्यू, और मैं रिसर्चर लेना नहीं चाहता था, पर मेरे को किसी ने फोर्स किया। वो मेरे दूसरे जानने वाले हैं, वो जो इसके टीचर थे रितिका के, इसके एमबीए में। तो मैंने विनय शर्मा से कहा क्वालिटेटिव रिसर्च अगर आप करवाओगे तो हम लोग जॉइंटली ले लेते हैं। हाँ। और इस लड़की से पूछा अगर मैनेजमेंट एजुकेशन पे तुम करोगी तब हम तुम्हें लेंगे। तो शी एग्रीड, और इसने उसल टॉप किया था हमारे इंटरव्यू जो हमने पीएचडी के स्कॉलर सेलेक्ट किए थे उसमें। तो ऐसा था कि देश में जो पहली मैनेजमेंट एजुकेशन की ग्रेजुएशन का जो बैच था, उस टाइम बीबीएम बोलते थे, बैचलर ऑफ बिजनेस जी मैनेजमेंट, सर। ये बीएचयू में 1968 में स्टार्ट हुआ, तो मैं उसका स्टूडेंट हूँ। तो 71 में हमने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। जी। 2011 में 40 साल के बाद हम लोग सारे एलुमनाई मिले पूरी दुनिया के बनारस में, जी। और हमें दुख हुआ कि 5 साल पहले हमारे डीन साहब की डेथ हो गई, जिन्होंने हमारा इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था बीएचयू में। बीबीएम। तो उसी दिन मेरे दिमाग में आ गया था कि ये पुरानी पीढ़ी के लोग सब मर रहे हैं, तो मेरे मन में इच्छा थी कि मैं इनसे मिलूं और इनके इंटरव्यू करूं। तो ये इसका ओरिजिन है। तो इस बुक में ज़्यादातर जो फाउंडर डायरेक्टर्स हैं आईआईटीज़ में, आईआईएम्स में,
मैनेजमेंट एजुकेशन के FMS दिल्ली में वगैरह वगैरह, जहाँ पहले नहीं तो दूसरे, अब IIM अहमदाबाद के दूसरे मिल गए, मेरे को पहले नहीं मिले। ऐसे ही IIM बैंगलोर के मेरे को दूसरे मिल गए, IIM लखनऊ के पहले मिल गए, IIT दिल्ली के पहले, IIT रुड़की का तो खैर मैं ही था, IIT बॉम्बे के पहले, ये सब लोग मेरे को मिलते चले गए। तो इनसे बात करके ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्योंकि आप दोनों ही नहीं नेट क्लियर किया हुआ है, आप जानते हैं, इसके लिए सबसे पहले हेलो हेलो करके टॉपिक आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये पर्पस, रितिका वाज टू यंग टू गेट अपॉइंटमेंट फ्रॉम सच सीनियर पीपल, तो ये काम मैंने किया। कहीं कहीं रितिका मेरे साथ गई, कहीं नहीं जा पाई, और उस चक्कर में मैंने पूरे इंडिया में इंटरव्यूज लिए। तो फिर हमारे दिमाग में आया, व्हाई नॉट पुट इट एज ए बुक। तो इस किताब का ये बैकग्राउंड है। तो 2013 में ये किताब बनी थी। जी जैसे कई माननीय लोग हैं सर, जैसे बैंक ऑफ इंडिया के हैं आलोक कुमार मिश्रा जी, अब ये मेरा बैचमेट था, ये चेयरमैन बन गया बैंक। उदय उपेंद्र जी हैं, KPMG के पार्टनर हैं, अब ये सब मेरे मित्र हैं। अब ये सब बड़े आदमी बन गए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इन लोगों ने मेरे लिए फॉरवर्ड लिख दिया। किसे पढ़नी चाहिए सर ये किताब? ये किताब थोड़ा सा मैनेजमेंट एजुकेशन की, जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, क्योंकि इसमें वो चीज़ें कैप्चर की हैं जो 1960s से 1990s तक इंडिया में मैनेजमेंट एजुकेशन में हुई। तो इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट एजुकेशन हैज़ डेवलप्ड वेरी लेट एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन इन इंडिया। 60s में तो आया ही है, अब जाके लगभग डेवलप हुआ है एकेडमिक डिसिप्लिन। तो जैसा मैंने आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई तब कहा था कि बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस होने वाला है मुझे और प्रमित जी को भी, और मेरे ख्याल से सर को भी उतना ही आनंद आया होगा ये बातचीत करके। अगर आप इस पॉडकास्ट में देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यकीन मानिए कि बहुत सारी नई चीज़ें आपने सीखी होंगी, कुछ मिसकंसेप्शन जो आपके रहे होंगे यूपीएससी इंटरव्यूज़ को लेकर के वो खत्म हुए होंगे। और इस पॉडकास्ट का एकमात्र लक्ष्य यही था कि स्टूडेंट्स के अंदर, कैंडिडेट्स के अंदर, एस्पिरेंट्स के अंदर जो भी मिसकंसेप्शंस हैं, भ्रांतियां हैं या एक डर है इंटरव्यू को लेकर के, क्योंकि बंद कमरों में होता है, कोई जानकारी बाहर आती नहीं है, तो हमारी कोशिश थी कि उन बंद कमरों से कोई इन्फॉर्मेशन जितनी आ सके वो आए। आपके जो सवाल होंगे इस पॉडकास्ट को देख के, इस डिस्कशन को देख के, जो भी सवाल होंगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। जो सवाल आप लिखेंगे, अगर हमें लगा कि वो ऐसे सवाल हैं जिन पर एक बार फिर से बात की जानी चाहिए, तो मैं इसी पॉडकास्ट में सर से टाइम ले लेता हूं कि सर दोबारा हमारे साथ आएंगे और दोबारा हमसे बातचीत करेंगे। सर अगर आप कुछ कहना चाहें जो छूट गया हो पूरी डिस्कशन में तो वो कह सकते हैं, नहीं तो हम सी ऑफ करें अपने व्यूअर्स। मैं कैंडिडेट्स को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि वो अपने ऊपर ध्यान दें और अपना जो शब्द मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, पर्सपेक्टिव, अपना पर्सपेक्टिव इम्प्रूव करें। तो वो अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करें। एक चीज़ जो मैं कहना भूल गया था वो ये है कि कुछ वेबसाइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की हैं, startupindia.com है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की है। तो पॉलिसीज़ हमेशा ओरिजिनल सोर्स से पढ़नी चाहिए और डेटा भी हमेशा ओरिजिनल सोर्स से लेना चाहिए, चाहे RBI की वेबसाइट हो, चाहे SEBI की वेबसाइट हो। तो एक तो वो ध्यान दें कि ओरिजिनल सोर्स का जहाँ तक प्रयोग हो सके करें, और वो जो लॉन्ग फॉर्म में पढ़ने की आदत है वो ज़रूरी नहीं है कि मेंस क्लियर करने के बाद ही करें। जैसे हेल्थ पॉलिसी है, अब हेल्थ पॉलिसी किसी ने बनाई नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई, जबकि एजुकेशन पॉलिसी में कमेटी है। तो अब ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम तो इंटरव्यू में आपको ये चीज़ तकलीफ दे सकती है। तो ये तभी पता चलेगी जब आप ओरिजिनल सोर्स में जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि अपना पर्सपेक्टिव आप ओरिजिनल सोर्स पे जाके इम्प्रूव करें। और लास्ट चीज़ और फर्स्ट चीज़ और लास्ट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें, उससे सबसे अच्छी लर्निंग होती है लाइफ। जी धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।